अभी इस टॉपिक में देखेंगे, शायद ये लेक्चर हमारा 4 है, ठीक है। ओम्स लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब पूरे टॉपिक का बेस है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको बहुत ही डिटेल वे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओम्स लॉ है क्या? ओम्स एक साइंटिस्ट था जिसने जो है आपने अभी भी पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको बार बार हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही कहेंगे, यानी आई और वी, ठीक है। तो ओम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इन दोनों में एक रिलेशन निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इसको कह सकते हैं ओम्स लॉ, अभी लॉ के बारे में देखेंगे क्या कह रहा है, ठीक है। ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखें आप इसको, ये क्या देता है? करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन देता है, ठीक है। ये करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन देता है हमारा, ठीक है। ओके, तो ये एक रिलेशन देता है। अभी इस रूल के बारे में अभी देखते हैं क्या कहता है। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और इसके बाद इन्होंने जो रिजल्ट दिए उस रिजल्ट को हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रिजल्ट को देखते हैं और मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा दूंगा कि इसमें एग्ज़ाम में आता है कि जैसे आपको टेबल बना देगा। अभी इसके जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताऊंगा मैं। वहाँ पे एक टेबल बना देंगे और कहेंगे कि वेरीफाई करो कि किस तरीके से ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता है, या ओम्स लॉ क्या होता है इसको वेरीफाई करो या इसको बताओ, डिस्क्राइब करो। ये सारी चीज़ें सवाल में, क्वेश्चंस में आती हैं, ठीक है। तो अभी इसका रूल्स लिख लेते हैं, ओम्स लॉ क्या है, ठीक है। इसके बाद हम जो है इसको समझेंगे, ठीक है। तो इसको अभी लिख लेते हैं, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अभी ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं अभी आगे डिटेल में पता चल जाएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर का जो आपको रेमेडी है या फिर जो इसका सोल्यूशन है उसका पता चलेगा जब आप रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको जल्दी पढ़ने वाले हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its ends, ठीक है। तो आप साथ साथ लिखते चलो, ठीक है। ये क्या कह रहा है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कांस्टेंट टेम्परेचर और करंट पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये कह क्या रहा है और किस तरीके से इसको हम डिपिक्ट करेंगे। जैसे मान लिया किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, जैसे मान लिया ये बल्ब है, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस नहीं बना रहे, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की, ठीक है। और ये बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है, ग्लो कर रहा है और यहाँ पे करंट आ रही है। अभी हमने बाकी डिवाइसेस हटा दिए। अगर इसी बैटरी की जगह मैंने क्या किया, सेम बल्ब लगाया और 12 वोल्ट की बैटरी कर दी, 2 बैटरी जोड़ दी, 12 वोल्ट की बैटरी कर दी, तो ये बल्ब और क्या करने लगेगा, बहुत तेज ग्लो करने लगेगा, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि जब भी हम ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, यानी जैसे ही हम इसमें ये वोल्टेज या फिर बैटरी ऐड करेंगे, इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी जितना इसको बढ़ाएंगे उतना ही ये भी बढ़ जाएगा। या फिर अगर करंट बढ़ रहा होगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा होगा, ऐसा उन्होंने कहा कि अगर हम बैटरी बढ़ाते हैं यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं सर्किट में, तो उसमें बहने वाली करंट जो है, जो फ्लो हो रही है, वो भी बढ़ जाएगी। इन्होंने ऐसा कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट at a constant temperature in a circuit is directly proportional to the potential difference across
इट्स एंड। तो यानी अगर हम यहाँ पे एक वोल्टेज इन्होंने कहा कि V, ठीक है, V जो करंट है I वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी आपको याद होगा करंट का सिंबल I है और वोल्टेज डिफरेंस का सिंबल या पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल V है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि करंट जो है जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही करंट बढ़ता है, यानी ये बढ़ाने पे ये बढ़ता है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन हुआ। एक क्वांटिटी बढ़ाने पे अगर दूसरी क्वांटिटी में इंक्रीज होता है, क्लास 8 याद करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज करने पे दूसरी क्वांटिटी में भी इंक्रीज होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। तो ये उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। अब सबको पता है कि इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सेम थिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ पे एक चीज़ देखी गई, अब हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है, इसको नहीं ताकि याद करने में आसानी हो, और फॉर्मूला भी इसी के थ्रू बनता है। तो V में इक्वलिटी लगाने के लिए एक कांस्टेंट लिया गया, कांस्टेंट को R नाम दिया गया। क्या दिया गया, R, याद रखें, R इज अ कांस्टेंट जो आगे चल के रेजिस्टेंस कहलाएगा। जो आगे चल के क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। यही रेजिस्टेंस है जो आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर क्या है, रेजिस्टेंस है। अब एक बात ये है कि जो इसकी वैल्यू है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर जैसे ही घटता बढ़ता है इसकी वैल्यू घट बढ़ जाती है। तो हमें ऐसा कांस्टेंट नहीं चाहिए जो ये वेरी करे, इसलिए इन्होंने कांस्टेंट टेम्परेचर लगा दिया ताकि कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट रहे। अदरवाइज अगर वेरिएबल टेम्परेचर कर देंगे तो इसकी वैल्यू बदलती रहेगी, तो यहाँ पे ये भी वेरिएबल हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। जब इसको पढ़ेंगे डिटेल में रेजिस्टेंस क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है, तो वहाँ पर डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे इतना समझ लो कि ये कांस्टेंट की तरह वर्क कर रहा है इस फॉर्मूले में, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए। तो V बराबर आई आर, यानी V बराबर आई आर, इस फॉर्मूले को लोग याद रखते हैं। और इस फॉर्मूले को वेरीफाई करने के लिए आपको कई बार सवाल आते हैं, तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। R बराबर V बाई आई, एक फॉर्मूला ये भी बनता है, सॉरी V बाई आई, तो एक फार्मूला ये भी बनता है। तो एक ये फार्मूला हो गया, एक ये फार्मूला हो गया, ठीक है। तो एक ही फार्मूला है, इसको इधर उधर करके यहाँ पे कई सारे फार्मूले बनाए गए हैं। और यहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट, और R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है। तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने बस इतना ही कहा था। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, इस रिलेशन से अगर हम यहाँ पे I निकालें, I बराबर V बाई आर, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको वर्ड में क्या कह सकते हैं, इसको हम वर्डिंग में क्या कह सकते हैं यहाँ पे। अब अगर इसको वर्ड में लिखना शुरू करें तो हम इसको कह सकते हैं कि, मतलब इससे ये क्लियर हो जाता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पहला पॉइंट, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसी को, कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये लिख लेंगे, प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो ये दो चीज़ें आपको कभी ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे मान लो कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, जैसे मान लिया हमने सर्किट में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और यहाँ पे हमने दो चीज़ें ली, क्या ली, दो चीज़ें, वोल्टेज और करंट। क्या किया, वोल्टेज और करंट लिया, और यहाँ पे हमने इस रिलेशन को, हमने यहाँ पे इस रिलेशन का इस्तेमाल किया कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो मान लो कि ये दोनों ही बराबर है। अगर इसको मैंने 1 लिया तो ये क्या हो जाएगा, 1,
अगर मैंने इसको 2 लिया तो ये भी क्या हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों सेम ही क्वांटिटी है। अगर इसको 1 बढ़ाया तो ये भी 1 बढ़ जाएगा। 3 लिया तो 3, 10 लिया तो 10। ये तो एक जनरल केस हो गया। ये क्या हो गया जनरल। अगर मान लो दोनों में अलग अलग वैल्यू ले ली, मान लिया कि जब हमने वोल्टेज 6 वोल्ट रखा तो उसमें करंट 2 एम्पियर की फ्लो हो रही थी। मान लिया कि अगर करंट 2 एम्पियर की जा रही थी और वोल्टेज कितना था 6। ठीक है, ये अब जो है प्रैक्टिकल केस है। तो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज को डबल करूँगा तो क्या करंट क्या होगी, करंट भी डबल हो जाएगी। अगर मैं इसको आधा करूँगा तो करंट भी क्या हो जाएगी, आधी। ये सिनारियो है। और ये क्या है वोल्ट में, और ये क्या है एम्पियर में। अब देखो यहाँ पे एक तीसरी क्वांटिटी आती है, और वो तीसरी क्वांटिटी क्या है, वो है आर। आर बराबर अभी आपने देखा पीछे क्या हो जाएगा, अगर V बराबर आई आर है तो R बराबर क्या हो जाएगा V बाई आई। ठीक है, अब इन दोनों का यहाँ पे निकालते हैं, R बराबर V बाई आई। तो ये कितना आएगा 1, और 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 यहाँ पे कितना आएगा V बाई आई 3, यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 3। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे तो मैंने रैंडम वैल्यू ली थी। हर जगह देखो आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट आ रहा है। देखो अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें, टेम्परेचर का इस पर इफेक्ट आता है, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें तो यहाँ पे V बाई आई V बाई आई V बाई आई सारा सेम आएगा, इसलिए इसको कांस्टेंट कहा गया। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा एक्सपेरिमेंट के लिए तो आप क्या करोगे, ऐसा कुछ चार्ट बना करके इसको शो कर दोगे। ठीक है, अब जो आता है इसमें आपका वोल्टेज और करंट ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ भी आता है, तो इसी चार्ट की मदद से हमें ग्राफ बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी ओम्स लॉ का ग्राफ भी देख लेते हैं साथ में, और यहीं पे इसको ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या देगा, सैम्पल प्रॉब्लम देगा, उसमें आपको ये डेटा दिया रहेगा और पूछेगा ग्राफ बनाओ। तो ये ग्राफ कैसे बनता है, तो इसको हेडिंग डाल लो, ग्राफ ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, यानी कि वी आई ग्राफ, जिसको हम क्या कहते हैं, ये बेस्ड ऑन ओम्स लॉ होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको कई बार ओम्स लॉ या फिर ओम्स ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगर मान लो मैंने क्या किया, इस पे वोल्टेज ले लिया और इस पे क्या ले लिया, करंट ले लिया। इस पे वोल्टेज ले लिया और इस पे करंट ले लिया, करंट ले लिया। ठीक है, और इस पे क्या ले लिया, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और इसको 0 मान लिया। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, 1 पे अगर मान लो मार्किंग कर दिया 1 2, ठीक है, और 3 4 5, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे अगर मैंने इस वाले डेटा को लूँ तो 1 से 1 जाएगा तो यहाँ पे कहीं क्लिक करेगा डेटा। ठीक है, 2 पे क्लिक करेगा, और 3 पे 3 को क्लिक करेगा। तो जब मैं इसको मिलाऊंगा तो कुछ ऐसा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, V प्रोपोर्शनल टू I। ये ग्राफ ऐसा जाना चाहिए। और ये किसके लिए होगा, ये कंडक्टर के लिए होगा। किसके लिए, याद रखो, ये कंडक्टर के लिए है। आपको कंडक्टर इंसुलेटर वगैरह पता होंगे, तो ये कंडक्टर के लिए है जिसमें करंट फ्लो होती है। ठीक है, अभी इसका ग्राफ बनाते हैं, V I, ये जो अलग से डेटा लिया था मैंने, तो यहाँ पे क्या लिया गया है, वोल्टेज को 6 12 3, तो 12 तक जाना है तो मैं 3 3 का गैप लेता हूँ, 3 6 9 12, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 का, 2 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो जब जो है करंट जो है 2 कब है 6 पे, 2 6 पे, तो यहाँ पे कुछ ऐसा, और करंट जो है 4 कब है 12 पे, 4 कब है 12 पे, और ये 5 6 पे का कितना है करंट 1, हाँ 1 पे कितना है 3, तो 1 पे 3। ठीक है, तो जब इसको बनाएंगे तो एक सीधी लाइन जाएगी, क्या होगी, एक सीधी लाइन जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या दे देगा, ऐसे ही टेबल दे देगा और कहेगा ओम्स लॉ का ग्राफ बनाओ। तो वहाँ पे आपको आर ये निकालना पड़ेगा और फिर इसके बाद आपको मार्क करना होगा कि ये कहाँ पे मार्क हो रहा है।
ठीक है। तो आप इन्हीं दोनों की मदद से रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दोगे, जैसे 2 पे कितना रेजिस्टेंस है और 6 पे कितना रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों का डिवीजन यहाँ पे आना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लिया मैंने बोल दिया कि 6 वोल्ट करंट जा रही है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू रही होगी, तो ग्राफ में आप जाके नीचे बता सकते हो कि उसमें कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इस ग्राफ का भी काफ़ी रोल आने वाला है, तो अगर इस ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन आएगा आपका तो उसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अभी ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे ओम्स लॉ पे सवाल भी काफ़ी ज़्यादा हैं और आपको क्वेश्चंस भी इस पे मतलब करने पड़ेंगे, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो मैं जो है अभी इसको इतने पे ही रोकता हूँ, क्योंकि इसके आगे जो है पार्ट 2 जो है ओम्स लॉ का, या फिर ओम्स लॉ इतना ही है जैसा आपने ये लिखा और ये। अब इस पे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करनी है वो हमें अलग से करनी पड़ेगी कि इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस के लिए हम लाइव क्लास में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी मैंने रजिस्टेंस को टच नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी वो इसमें अभी रेजिस्टेंस के बारे में बात नहीं करेंगे। जब अगली क्लास में क्लास होगी या फिर अगली क्लास में या फिर अगला लेक्चर बनेगा, वहाँ पे हम काफ़ी डिटेल में रेजिस्टेंस के बारे में जाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस एक पूरा बड़ा टॉपिक है, उस पर पूरा का पूरा हमें टाइम देना पड़ेगा ढंग से। तो यहाँ पे आपको बस क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, V बराबर आई आर, और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, V बराबर आई आर आपको याद रखना है, और इसके बेस पे जो भी हमसे क्वेश्चन रहेगा आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है।